लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हानशेन ने एक इवॉल्वर को देखा था जिसका नाम क्वीन था। वो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी एंड उसे देखकर हानशेन ने भी डिसाइड कर लिया था कि अब वो जल्द से जल्द एक इवॉल्वर बनकर रहेगा। उसके लिए उसे अपने जीन पॉइंट्स कंप्लीट करने थे, इसलिए वो एक स्केर्डबर्ड रैंक के बीस्ट की तलाश में लग जाता है। जंगलों में जब वो घूम रहा था तब वहाँ पर उसकी मुलाकात लूनन से होती है, जो उसे एक स्केर्डबर्ड रैंक के बीस्ट के बारे में बताता है। हानशेन भी अभी के लिए एक स्केर्डबर्ड रैंक का बीस्ट ही ढूंढ रहा था, इसलिए वो शिकार के लिए तुरंत मान जाता है। अब आगे वो लूनन से उस बीस्ट के बारे में पूछता है तो लूनन बताता है वो बीस्ट देखने में एक नाइट जैसा है जिसके हाथ में हमेशा एक बड़ा सा भाला रहता है एंड उसकी खास बात यह है कि उसके पास एक सवारी भी है जो देखने में एक घोड़े जैसी लगती है एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। उसकी बात सुनकर हानशेन का इंटरेस्ट भी अब स्केर्डबर्ड रैंक के बीच में आने लगा था। इस वजह से वो लूनन के साथ वहाँ से रवाना हो जाता है। वो दोनों काफ़ी दिनों तक सफ़र करते रहते हैं एंड फाइनली डार्क स्वैम्प में पहुँच जाते हैं। अभी के लिए वो दोनों एक जगह पर रुके हुए थे। लूनन हानशेन की जब तलवार को देखता है तो वो चौंक कर कहता है ये तो डिवाइन आइलैंड पर मौजूद उस स्केर्डबर्ड रैंक के बीस्ट की तलवार है ना। तो इस पर हानशेन हाँ में सिर लाते हुए कहता है हाँ ये उसी की तलवार है, पर दुख की बात यह है कि मुझे उसकी बीस्ट सोल नहीं मिली। हानशेन अभी के लिए किसी को ये बताना नहीं चाहता था कि उसे होली एंजल की बीस्ट सोल मिल गई थी। लूनन की नज़र म्याउथ पर पड़ती है एंड वो जल्दी से म्याउथ को सहलाने जाने लगता है क्योंकि म्याउथ काफ़ी ज़्यादा क्यूट था। लेकिन जैसे वो म्याउथ के पास पहुंचता है अचानक से म्याउथ एक खतरनाक से टाइगर में बदल जाता है। ये देखकर लूनन किसी तरह से अपनी जान बचाकर म्याउथ से दूर भाग पाता है। उसे अब समझ आ रहा था कि हानशेन का वो म्यूटेंट रैंक का पेट असल में इवॉल्व हो चुका है। वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था क्योंकि वो समझ गया था कि इस पेट के पास कॉम्बैट एबिलिटी है एंड ये पेट अकेला ही जाकर एक स्केर्डबर्ड रैंक के बीस्ट का सामना कर सकता है। वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं एंड फाइनली वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उस स्केर्डबर्ड रैंक का बीस्ट ब्लैक नाइट मौजूद था। वो दोनों अभी के लिए झाड़ियों में छुपे हुए थे। कुछ ही पलों में वहां पर ब्लैक नाइट आ जाता है। लूनन हानशेन को बताता है कॉइन वो देखो, वो रहा उस स्केर्डबर्ड रैंक का बीस्ट। कॉइन जल्दी से उस डायरेक्शन में देखता है। वहां पर अभी के लिए ब्लैक नाइट मौजूद था जो अपनी सवारी पर सवार था। उसकी बॉडी पर एक आर्मर था जो शायद उसकी बॉडी पर जन्म से ही मौजूद था। हानशेन उसे देखकर ही समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है। उसे समझ आ रहा था कि पिछली बार लूनन काफ़ी ज़्यादा लकी था जो अपनी जान बचाकर भाग पाया, वरना इस बीस्ट से बचना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। कॉइन को मन ही मन कुछ सोचता देख लूनन को लगता है कि कॉइन उस बीस्ट से डर चुका है, इसलिए वो कहता है कॉइन तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें एक बार तो उसे मारने का ट्राई ज़रूर करना चाहिए। इस पर कॉइन मुस्कुराते हुए कहता है मैं कभी भी गिव अप नहीं करता हूँ, हम ज़रूर उसे मारने की कोशिश करेंगे। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे तभी अचानक से वो बीस्ट इन दोनों की तरफ देखता है और तेजी से इन दोनों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसने इन दोनों को देख लिया था। उस बीस्ट को अपनी तरफ बढ़ता देख लूनन जल्दी से भागने लगता है। वो बीस्ट अपने भाले से जल्दी से इन दोनों की तरफ हमला करता है। उसका हमला तेजी से इन दोनों की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी हानशेन अपनी उस तलवार से उसके हमले को ब्लॉक कर देता है। ये होली एंजल की तलवार थी जो ऑब्वियसली एक स्केर्डबर्ड रैंक का गियर था, ऐसे में वो इस ब्लैक नाइट के हमले से टूटी नहीं थी। हानशेन एक के बाद एक उसके सभी हमलों को ब्लॉक करने लगता है, लेकिन वो बस हमलों को ब्लॉक कर पा रहा था, वो किसी भी कीमत पर जवाबी हमला नहीं कर पा रहा था। वो अब काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी होने लगा था क्योंकि काफ़ी देर तक उससे लड़ने के बाद भी हानशेन उस ब्लैक नाइट पर एक हमला नहीं कर पाया था। उल्टा वो हानशेन पर लगातार हावी होता जा रहा था। ये देखकर हानशेन जल्दी से म्याउथ को बाहर निकालता है एंड उसे उस बीस्ट पर हमला करने के लिए कहता है, लेकिन म्याउथ को अपनी तरफ बढ़ता देख उस बीस्ट की सवारी म्याउथ को एक ज़ोरदार लात मारती है जिससे म्याउथ दूर जाकर गिरता है एंड घायल हो जाता है। इधर ये देखकर हानशेन समझ जाता है कि उस बीस्ट को अभी तो नहीं हरा पाएगा। तभी लूनन कहता है भाई कॉइन
ये बीस्ट उड़ नहीं सकता है, तुम्हें अभी के लिए उड़कर इससे बचना चाहिए। ये सुनते ही कॉइन जल्दी से अपने पंख निकालता है एंड आसमान में उड़कर म्याउथ को भी वापस ले लेता है एंड वो लोग वहाँ से उस ब्लैक नाइट से काफ़ी ज़्यादा दूर चले जाते हैं। एक जगह पर रुककर लूनन कहता है, भाई कॉइन, वो बीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम दोनों मिलकर उसका सामना नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है हमें हमारे लिए कुछ और साथी ढूंढने चाहिए। तो इस पर कॉइन थोड़ी सी अजीब आवाज़ में कहता है, तुम गलत थे, तुमने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। वहाँ पर एक स्केर्डबर्ड रैंक का बीस्ट नहीं है, बल्कि 2 बीस्ट हैं। उस ब्लैक नाइट की सवारी, वो घोड़ा भी एक स्केर्डबर्ड रैंक का बीस्ट है। अभी के लिए ये सुनकर लूनन शॉक हो गया था। वो कहता है, ये तो काफ़ी बड़ी मुसीबत हो गई है, मुझे लगता है हमें गिव अप कर देना चाहिए। तो इस पर कॉइन जल्दी से खड़ा हो जाता है एंड कहता है, मैं कभी गिव अप नहीं करता हूँ, मैंने अपनी स्ट्रेंथ वापस हासिल कर ली है, अब हम जाकर उससे दोबारा से फाइट करेंगे। ये कहकर वो म्याउथ के साथ वहाँ से उस स्केर्डबर्ड रैंक के बीस्ट के पास आ जाता है। अभी वो लोग झाड़ी में छुपकर उस स्केर्डबर्ड रैंक के बीस्ट को देख रहे थे, जो एक तालाब के अंदर जाकर नहा रहा था। ये देखकर वो दोनों शॉक थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर स्केर्डबर्ड रैंक का बीस्ट नहा क्यों रहा है, लेकिन उनके पास ज़्यादा सोचने का समय नहीं था। कॉइन जल्दी से खुद को बुल बीस्ट में बदलता है एंड म्याउथ के साथ तेजी से उस बीस्ट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसके हाथ में अभी के लिए होली एंजल की वो तलवार भी थी। कुछ ही पलों में उस बीस्ट के पास पहुंच जाता है एंड उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। उस बीस्ट पर हमला करता है, लेकिन वो बीस्ट आसानी से हानशैन के हमले को ब्लॉक कर देता है। वो बीस्ट हानशैन पर हमला करता है तो हानशैन जल्दी से तलवार से उसके हमले को ब्लॉक कर देता है, लेकिन तभी अचानक से वो बीस्ट अपना भाला घुमाता है एंड उससे हानशैन के सर पर हमला कर देता है। उसका हमला सीधा जाकर हानशैन के मुंह पर लगा था एंड अब उसकी बॉडी से खून भी आने लगा था। हानशैन अभी के लिए घायल हो गया था। इधर लूनन, जो दूर से ये सब देख रहा था, वो मन ही मन कहता है, गोल्ड कॉइन भी इसका सामना नहीं कर पा रहा है, क्या ये बीस्ट इतना ज़्यादा पावरफुल है। इधर जब कॉइन को समझ आता है कि अब वो और इस बीस्ट से नहीं लड़ पाएगा, तो जल्दी से अपने पंख निकालता है और वहाँ से उड़कर दूर आ जाता है। ऐसे ही अब ये सिलसिला अगले कुछ दिनों तक जारी रहता है। कॉइन रोज जाकर उससे फाइट करता था एंड उस बीस्ट से थोड़ा घायल हो जाता था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसके पास उसकी स्केर्डबर्ड रैंक के पंख थे, जिस वजह से वो हर बार मरने से बच जाता था। इस दौरान उसने ये समझ लिया था कि वो जो ब्लैक नाइट है, वो अपने भाले को नॉर्मली यूज़ नहीं करता है, बल्कि किसी खास स्किल के साथ यूज़ करता है। उस ब्लैक नाइट के हमले में एक स्पिनिंग फोर्स होती थी एंड ये स्पिनिंग फोर्स भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड थी। पहली थी फॉरवर्ड स्पिन एंड दूसरी थी रिवर्स स्पिन। जब भी ब्लैक नाइट को हानशैन के हमले को ब्लॉक करना होता था, तो जल्दी से फॉरवर्ड स्पिन का यूज़ करता था एंड जब भी वो चाहता था कि वो हानशैन पर हमला करे एंड उसे अपनी तरफ खींच ले, तो वो रिवर्स स्पिन का यूज़ करता था, जिस वजह से हानशैन उसकी तरफ अनजाने में ही खिंचा चला जाता था। काफ़ी दिनों की लड़ाई के बाद हानशैन को ये बात तो समझ आ गई थी, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हानशैन ये समझ आने के बाद उस बीस्ट का सामना कैसे करेगा। वो अगले कई और दिनों तक उस बीस्ट से फाइट करता है, लेकिन उसे कोई खास अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। पर अच्छी बात ये थी कि इस दौरान उस ब्लैक नाइट की स्पिनिंग फोर्स को समझने लगा था। और भी समय बीतता जाता है एंड फाइनली 1.5 महीने बीत चुके थे। इन 1.5 महीनों में हानशैन ने उस बीस्ट से कई बार फाइट की थी। आज के लिए हानशैन थोड़ा खाली बैठा था। अभी के लिए उसके पास लूनन नहीं था, शायद वो वहाँ से चला गया था, शायद उसने हार मान ली थी। हानशैन अभी के लिए एक बुक पढ़ रहा था एंड जब उस बुक को पढ़ने के बाद उस बुक को बंद करता है, तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसने यीन एंग ब्लास्ट के फर्स्ट लेवल को अचीव कर लिया था। वो बिगिनर लेवल पर आ चुका था। बिगिनर लेवल पर पहुंचने की वजह से अभी के लिए उसे एक खास एबिलिटी मिली थी। उसके पंचेस में 2 तरह की फोर्स आ गई थी, जिसमें से पहली थी यिन फोर्स एंड दूसरी थी यांग फोर्स। यिन फोर्स किसी भी इंसान या किसी भी लिविंग बीइंग के
इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत ही इजीली डैमेज कर सकती थी। बाहर से भले ही कोई चोट ना दिखे, लेकिन अगर हानशेन इन फोर्स का यूज़ कर कर किसी को पंच मारता था तो पंच लगने पर उसकी इंटरनल ऑर्गन्स बुरी तरह से डैमेज हो जाते थे। वहीं यांग फोर्स इसके बिल्कुल अपोजिट थी। यांग फोर्स का यूज़ कर कर हानशेन किसी भी लिविंग क्रिएचर को बहुत ही ईजिली बहुत ही गहरी भारी चोटें दे सकता था। अभी के लिए उसने डिसाइड किया था कि वो अपनी इस नई आई एबिलिटी से ही उस बीस्ट का सामना करेगा। वो बिना किसी हथियार के उस बीस्ट के सामने खड़ा था। वो बीस्ट तेजी से हानशेन की तरफ बढ़ रहा था। वो बीस्ट हानशेन से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। ये बंदा रोज़ आकर उसे मारने की कोशिश करता था, लेकिन वो चाहकर भी इस बंदे को नहीं मार पा रहा था। वो जल्दी से हानशेन पर अपनी स्पिनिंग भाले से हमला करता है, लेकिन हानशेन जल्दी से उसके हमले को डॉज करता है एंड उसके पास जाकर उसकी चेस्ट पर एक ज़ोरदार पंच मारता है। इस पंच में उसने इन फोर्स का यूज़ किया था। उसका हमला जैसे उस बीस्ट को लगता है तो उसकी इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं एंड वो बीस्ट खून की उल्टियाँ करने लगता है। ये देखकर हानशेन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, लेकिन इधर वो बीस्ट काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया था। वो जल्दी से हानशेन पर एक ज़ोरदार हमला करता है। हानशेन उसके हमले को ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन वो बीस्ट अभी के लिए बहुत ज़्यादा खूंखार हो गया था। हानशेन समझ जाता है कि अभी के लिए उस बीस्ट को नहीं मार पाएगा। इस वजह से वो जल्दी से म्याऊथ को बाहर निकालकर उस बीस्ट को डिस्ट्रैक्ट करता है एंड किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। वो अभी के लिए उड़कर भाग रहा था। उसे लगा था कि वो बच गया है, लेकिन तभी वो ब्लैक नाइट अपने भाला फेंककर हानशेन के पंखों पर हमला कर देता है, जिस वजह से हानशेन का एक पंख बुरी तरह से डैमेज हो जाता है एंड उसके कंधे पर भी थोड़ी चोट आ जाती है। पर अच्छी बात ये थी कि हानशेन मरने से तो बच गया था एंड साथ ही साथ उसने इस बीस्ट को अंदरूनी चोटें भी दे दी थी। अगले दिन हानशेन उस बीस्ट पर दोबारा से हमला करने जाता है। वो झाड़ियों में छुपकर उस बीस्ट को देख रहा था, लेकिन अभी के लिए उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो बीस्ट दोबारा से नहा रहा था। साथ ही साथ अभी के लिए ये देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो बुरी तरह से घायल है। वो बीस्ट बिल्कुल फिट एंड फाइन लग रहा था। उल्टा वो पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी लग रहा था। हानशेन को अभी के लिए समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। कहीं इस तालाब के पानी में ही तो कुछ ऐसा नहीं है जिस वजह से बीस्ट बार बार बहुत ही इजीली ठीक हो जाता है। वो अभी के लिए बुरी तरह से घायल खुद था। ऐसे में वो चाहकर भी रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए आज इस बीस्ट पर हमला नहीं करता है। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। आज हानशेन ने डिसाइड कर लिया था कि आज वो किसी भी तरह इस बीस्ट को मार कर रहेगा। उसे डार्क स्वैम्प में आए 3 महीने बीत चुके थे। इन 3 महीनों में उसने जिस म्यूटेंट रैंक के क्रिएचर को वो क्रिस्टल खिलाया था, वो ज़रूर एक स्केटबर्ड रैंक का क्रिएचर बन गया होगा। ऐसे में हानशेन अब और दिन यहाँ पर नहीं रुक सकता था। आज वो आखिरी कोशिश करने वाला था। वो जल्दी से जाकर तालाब के अंदर ही छुप जाता है। आज तक कभी भी उसने इस बीस्ट पर अपने असैसिनेशन स्किल का यूज़ नहीं किया था, पर आज वो ऐसा ही करने वाला था। जब वो बीस्ट वहाँ पर आता है तो हानशेन जल्दी से अचानक से पानी से बाहर आता है एंड अपने पास मौजूद खंजर से उसकी सवारी के पेट को फाड़ देता है। हानशेन के एक ही हमले ने उस सवारी को मौत के घाट उतार दिया था। इधर ये देखकर उस ब्लैक नाइट को गुस्सा आ जाता है। वो हानशेन पर हमला करता है, लेकिन हानशेन उसके हमले से बच जाता है एंड जल्दी से उस पर दोबारा से हमला करता है, लेकिन वो ब्लैक नाइट अपने भाले से हानशेन के हमले को बहुत ही इजीली ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर हानशेन तालाब के अंदर चला जाता है एंड मौका देखकर पीछे से बाहर आकर उस बीस्ट पर एक ज़ोरदार पंच मारता है, जिस वजह से बीस्ट को अंदरूनी चोटें आ जाती हैं। वो बीस्ट वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हानशेन आज उसे वहाँ से भागने का मौका नहीं देने वाला था। वो जल्दी से उस बीस्ट की तरफ बढ़ता है एंड उसकी छाती में अपना खंजर घोंप देता है। हानशेन के एक ही हमले में वो बीस्ट मारा जाता है। अपनी सवारी के ना होने की वजह से उसकी पावर पहले से ही कम हो गई थी। साथ ही साथ अभी के लिए हानशेन ने उस पर इन फोर्स से भी हमला किया था एंड हानशेन के खंजर ने उसे बहुत ही इजीली मौत के घाट उतार दिया था।
हानशेन को इस ब्लैक नाइट की बीस्ट सोल हासिल हुई थी, लेकिन इसका मीट कंज्यूम नहीं किया जा सकता था। हानशेन को इस ब्लैक नाइट की सवारी की बीस्ट सोल हासिल नहीं हुई थी और उसका मीट कंज्यूम किया जा सकता था। वो ब्लैक नाइट की सवारी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, इस वजह से हानशेन डिसाइड करता है कि वो इसके मीट को होली एंजल को खिला देगा, एंड वो वैसा ही करता है। अभी के लिए होली एंजल जब इस कैडबर्ड रैंक का मीट खाती है तो वो ग्रो करना शुरू कर देती है। हानशेन जल्दी से ब्लैक नाइट की बीस्ट सोल को देखता है एंड काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ब्लैक नाइट की बीस्ट सोल एक सब्स्टिट्यूट टाइप की बीस्ट सोल थी। हानशेन उस बीस्ट सोल को बाहर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन हानशेन का ऑर्डर देने पर भी वो बीस्ट सोल बाहर नहीं आती है। अभी के लिए हानशेन को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस तरह इस बीस्ट सोल का यूज़ कर सकता है। उसने अपने 3 महीने इस बीस्ट के पीछे खराब किए थे, एंड अब जब वो उसकी बीस्ट सोल को बाहर नहीं बुला पा रहा था तो इस बात ने उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया था। पर अच्छी बात ये थी कि हानशेन अभी के लिए यिनेंग ब्लास्ट के बिगिनर लेवल पर पहुंच गया था, एंड इस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होने वाला था, क्योंकि अब वो अपने पंचेज में यिन फोर्स और यांग फोर्स का यूज़ कर सकता था। हानशेन वहाँ से सीधा स्टील आर्मर बेस लौट आता है। वो अभी के लिए अपने कमरे में था। जिस बीस्ट को उसने वो क्रिस्टल खिलाया था वो एक स्केटबर्ड रैंक का बीस्ट बन चुका था। हानशेन उसे तुरंत मार देता है। हानशेन को उसकी बीस्ट सोल नहीं मिलती है, उसके पास बस इसका मीट था। हानशेन उस बीस्ट के मीट को कंज्यूम करता है, जिससे हानशेन को 7 स्केटबर्ड रैंक की जीन पॉइंट्स मिलते हैं। इधर ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल में हमें कोच C2 को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। पिछले 3 महीनों से हानशेन गायब था, इस वजह से अभी के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि मिलिट्री लीग बहुत जल्द शुरू होने वाली थी। वो आज भी ऑब्जर्वेशन डिपार्टमेंट में यही देखने आई थी कि हानशेन लौटा है या नहीं, एंड फाइनली आज उन्हें खुशखबरी मिलती है। फाइनली 3 महीने बाद हानशेन ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल लौट आया था। वो C2 जल्दी से हानशेन के पास जाती हैं एंड उसका रास्ता रोकते हुए कहती हैं, हानशेन, मिलिट्री लीग बहुत जल्द शुरू होने वाली है, एंड तुम पिछले 3 महीने से गायब थे। तुम जल्दी से मेरे साथ आओ, हमें अभी के लिए प्रैक्टिस मैच करना है। हानशेन कहता है, मिस C2, अभी के लिए हमें किसी भी प्रैक्टिस मैच की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से हमें टीम ट्रेनिंग करनी चाहिए। लेकिन वो C2 अभी के लिए प्रैक्टिस मैच पर ही ज़्यादा जोर देती हैं। अभी के लिए उन्होंने हानशेन को चैलेंज किया था। वो दोनों ही 7.0 रेटिंग के बो का यूज़ करने वाले थे, एंड उनके सामने 10 मूविंग टारगेट आने वाले थे। जो भी इस मैच में ज़्यादा पॉइंट हासिल करता वो ये मैच जीत जाता। कोच C2 अभी के लिए एक बेटर पोजीशन में थी, क्योंकि वो एक इवॉल्वर थी। ऐसे में वो हानशेन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हानशेन पीछे हटने वाला था। वो दोनों 7.0 रेटिंग के बो का यूज़ कर रहे थे। ऐसे में कोच C2 के सिर्फ रिफ्लेक्सेस ही हानशेन से ज़्यादा अच्छे होने वाले थे। बाकी सभी चीज़ों में वो दोनों लगभग बराबर थे। कुछ ही पलों में उनके सामने मूविंग टारगेट्स आ जाते हैं। पहले टारगेट को देखते ही वो दोनों एरो शूट कर देते हैं, लेकिन कोच C2 का एरो हानशेन के एरो से पहले जाकर उस टारगेट में लगता है, एंड वो 1 पॉइंट हासिल कर लेती हैं। वो हानशेन से कहती हैं, तुम्हारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, पर तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। खैर, अभी के लिए तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर मैं कह सकती हूँ कि तुम मैच के लिए पूरी तरह से तैयार हो। इस वजह से हमें आगे ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन हानशेन कहता है, अभी तक मैं हारा नहीं हूँ, एंड 9 राउंड अभी बाकी हैं। ऐसे में आप पीछे नहीं हट सकती हैं। ये सुनकर कोच C2 कहती हैं, तो ठीक है, चलो मुकाबला जारी रखते हैं। एंड अचानक से उन दोनों के सामने दोबारा से एक मूविंग टारगेट आ जाता है। हानशेन और कोच C2 दोनों एक साथ एरो शूट करते हैं। कोच C2 अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि वो हानशेन से जीत ही जाएंगी, क्योंकि हानशेन उनसे थोड़ा स्लो था। वो एक इवॉल्वर थी एंड हानशेन एक नॉर्मल इंसान। ऐसे में आखिर हानशेन उनका मुकाबला कैसे कर सकता था। उनका एरो तेज़ी से उस मूविंग टारगेट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक से हानशेन का एरो उनके एरो की तरफ बढ़ता है,
एंड सीधा जाकर उनके एरो से टकरा जाता है। इस वजह से कोच C2 के एरो की डायरेक्शन बदल जाती है। इधर हानशेन का एरो सीधा जाकर उस मूविंग टारगेट में लगता है एंड हानशेन 1 पॉइंट हासिल कर लेता है। ये देखकर कोच C2 को लगता है कि हानशेन बस लकी था एंड वो दोबारा से तैयार हो जाती हैं। पर अगले 3 बार भी ऐसा ही होता है। हानशेन ने एक के बाद एक हर बार कोच C2 के एरो की डायरेक्शन बदल दी थी। जब भी कोच C2 का एरो उस मूविंग टारगेट से बस टकराने ही वाला होता था, तब कहीं बीच में हानशेन का एरो आ जाता था एंड कोच C2 के एरो की डायरेक्शन बदल देता था। वो अभी के लिए हानशेन से हार मान लेती हैं, लेकिन गुस्से में पूछती हैं कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। किसी भी इंसान के लिए अपने अपोनेंट के एरो को हिट कर कर उसकी डायरेक्शन बदलना लगभग नामुमकिन होता था, और हानशेन तो एक इवॉल्वर भी नहीं था। ऐसे में आखिर उसने ऐसा कैसे किया, ये कोच C2 को समझ नहीं आ रहा था। कोच C2 के सवाल पर हानशेन बताता है, जब भी हमें सामने वाले के एरो की डायरेक्शन बदलनी होती है तो सबसे पहले हमें यह अंदाज़ा लगाना होता है कि सामने वाले का एरो किस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम दोनों सेम ही टारगेट पर शूट कर रहे हैं, तो ऐसे में अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपका एरो किस डायरेक्शन में जाएगा। इस वजह से मैं इजीली आपके एरो की डायरेक्शन बदल सकता हूँ। हानशेन ने पूरा सच नहीं बताया था। असल में उसने ये स्किल उस ब्लैक नाइट से सीखी थी। ब्लैक नाइट की स्पिनिंग फोर्स की मदद से हानशेन अभी के लिए ऐसा कर पा रहा था। 3 महीने उसने बर्बाद नहीं किए थे। 3 महीनों में उसने ब्लैक नाइट की स्किल सीख ली थी, जिसकी मदद से वो हर बार हानशेन के हमले की डायरेक्शन बदल देता था या उसके हमले को ब्लॉक कर देता था, एंड अभी के लिए हानशेन उसका ही यूज़ कर रहा था। कोच C2 भी हानशेन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थी। उन्हें अब भरोसा होने लगा था कि ये मैच, ये लीग वही जीतेंगी। इधर हानशेन वहाँ से स्टील आर्मर बेस लौट आता है, जहाँ पर वो जाकर क्वीन जुआन से मिलता है एंड पूछता है, कैप्टन आखिर आपने मुझे यहाँ पर इतनी जल्दी क्यों बुलाया। तो इस पर क्वीन जुआन कहती है, क्योंकि मुझे तुम्हें सारा काम हैंड ओवर करना है। ये कहकर क्वीन जुआन हानशेन को स्पेशल टीम की ऑफिशियल कम्युनिटी दिखाती है, जिसके बाद वो हानशेन को बताती है कि जब भी तुम्हारा कोई टीममेट कोई काम कंप्लीट करेगा तो तुम्हारे कैप्टन होने की वजह से तुम्हें भी कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, जिसका यूज़ कर कर तुम एक्सचेंज सेक्शन से अपने लिए चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हो। ये सुनकर हानशेन ध्यान से एक्सचेंज सेक्शन को देखता है एंड उसे समझ आता है कि एक्सचेंज सेक्शन सच में काफ़ी अच्छी जगह है, क्योंकि हानशेन यहाँ पर 10th रैंक का एक एस-जोन लाइसेंस सिर्फ 30 पॉइंट्स में खरीद सकता था, जो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। अब उसे समझ आ रहा था कि यांगली आखिर क्यों स्पेशल टीम की कैप्टन बनना चाहती थी। क्वीन जुआन हानशेन से कहती है, तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो एंड समझदार हो। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारी टीम को बहुत ही अच्छी तरह से संभालोगे। देखो, यांगली थोड़ी सनकी है, लेकिन वो दिल की साफ है। ऐसे में तुम्हें फ्यूचर में उससे अच्छा बिहेव करना चाहिए। एंड हाँ, एक ज़रूरी बात, स्टील आर्मर बेस तुम्हारा ज़्यादा समय डिजर्व नहीं करता है। तुम्हें जल्द से जल्द इवॉल्व होकर दूसरे डेमन वर्ल्ड में आना चाहिए। ये कहकर क्वीन जुआन वहाँ से चली जाती है। इधर हानशेन अब कैप्टन बन चुका था, इस वजह से वो अपनी इस अथॉरिटी का यूज़ करने वाला था। वो जल्दी से यांगली के पास जाता है एंड उससे कहता है, जल्दी से चेक करो कि हमारे पास क्या कोई मिशन है। ये कहकर वो यांगली को डॉक्यूमेंट्स चेक करने देता है। यांगली बताती है कि अभी के लिए हमारे पास एक मिशन तो है, लेकिन वो मिशन काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। यहाँ तक कि जब क्वीन जुआन ने भी उस मिशन को स्टडी किया था तो वो समझ गई थी कि उस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाएगी। इस वजह से हमने इस मिशन को रिजेक्ट कर दिया था। हानशेन उस मिशन को देखता है एंड कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। भले ही क्वीन जुआन ने इस मिशन को रिजेक्ट कर दिया हो, पर अब स्पेशल टीम का कैप्टन मैं हूँ एंड मैं इस मिशन को एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनकर अभी के लिए यांगली चौंक गई थी एंड वो कहती है कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, इसकी वजह से हमारे टीममेट्स खतरे में आ सकते हैं। तो इस पर हानशेन कहता है, तुम मेरी सबऑर्डिनेट हो एंड मिलिट्री का रूल है कि तुम्हें हमेशा अपने कैप्टन की बात माननी चाहिए।
तो क्या तुम मेरी ये बात नहीं मानोगी? ये सुनकर यांगली अब मजबूर हो जाती है। उसे हानशन की बात माननी ही थी। हानशन को अभी के लिए जो मिशन मिला था वो एक स्केयर्डबर्ड रैंक के बीस्ट का शिकार का था। इस मिशन में उसे एक स्केयर्डबर्ड रैंक के बीस्ट को बुरी तरह से घायल करना था, लेकिन उसे मारना नहीं था। ये मिशन युआन ने इशू किया था। अगर आप लोग भूल गए हों तो मैं याद दिलाता हूँ, युआन वही बंदा है जिसने हानशन को उसकी पहली जॉब दी थी एंड जो हानशन का काफ़ी अच्छा दोस्त है एंड हानशन की काफ़ी ज़्यादा इज्जत भी करता है। वो लोग वहाँ से अभी के लिए जंगल में आ गए थे। हानशन ने युआन के दोस्त को भी उसके साथ रहने दिया था। इस वजह से अभी के लिए यांगली काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी, क्योंकि हानशन उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। वो अपने मन की ही कर रहा था एंड बार बार उसकी इंसल्ट किए जा रहा था। कम से कम उसे तो ऐसा ही लग रहा था कि हानशन उसकी बात न सुनकर उसकी इंसल्ट कर रहा है। इधर युआन उस जगह पर पहुंचने के बाद कहता है, हानशन वो बीस्ट इसी जंगल के अंदर है, तुम्हें अंदर जाते वक्त सावधान रहना चाहिए। ये सुनकर हानशन अपना सिर हिलाता है एंड कहता है, तुम दोनों अभी के लिए यहीं पर रुको, मैं और यांगली सबसे पहले अंदर जाएंगे एंड उस बीस्ट को बुरी तरह से घायल कर देंगे, जिसके बाद मैं तुम्हें अंदर बुलाऊंगा। वो लोग हानशन की बात मान जाते हैं। अभी के लिए यांगली एंड हानशन उस जंगल में आगे बढ़ रहे थे। जंगल में चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा घने पेड़ थे, इस वजह से वो लोग यहाँ पर एरोस का यूज़ नहीं कर सकते थे। हानशन काफ़ी देर तक इस बारे में सोचता है एंड कहता है, यांगली तुम आगे जाओ एंड जाकर उस बीस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींचो, मैं पीछे से तुम्हें कवर करूँगा एंड तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये सुनकर यांगली चौंक जाती है। उसे समझ आ रहा था कि हानशन अभी के लिए उसे चारा बना रहा है। अभी के लिए उसकी जान खतरे में जाने वाली थी, लेकिन वो मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करती थी एंड मिलिट्री फैमिली में उसे हमेशा से ही सिखाया गया था कि उसे कभी भी अपने सीनियर के ऑर्डर को मना नहीं करना है, इसलिए उसे हानशन की बात माननी ही पड़ती है। लेकिन अभी के लिए वो हानशन से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई थी, क्योंकि हानशन उसे बदला लेने के लिए उसकी जान खतरे में डाल रहा था। कम से कम उसे तो ऐसा ही लगता था। उसने डिसाइड कर लिया था कि अगर आज इस मिशन में वो जिंदा बची तो वापस लौटने के बाद वो सबसे पहले ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेगी। वो कभी भी हानशन जैसे इंसान के अंडर काम नहीं कर सकती थी जो अपने सबॉर्डिनेट्स को मारने की कोशिश करता था। वो अपने इन ख्यालों के साथ जंगल में आगे बढ़ती जा रही थी। उसे अभी के लिए क्वीन जुआन पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने हानशन जैसे इंसान को स्पेशल टीम का लीडर बना दिया है, जो लोगों को सिर्फ टॉर्चर करना जानता है। अभी के लिए अपने इन ख्यालों में इतनी ज़्यादा गुम थी कि उसे पता ही नहीं चलता है कि कब उस स्केयर्डबर्ड रैंक का बीस्ट उसके पास आ जाता है एंड इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उस स्केयर्डबर्ड रैंक का बीस्ट उस पर हमला कर देता है। उसके हमले से वो नीचे गिर गई थी। उस स्केयर्डबर्ड रैंक का बीस्ट तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। अभी के लिए उस कंडीशन में नहीं थी कि उस स्केयर्डबर्ड रैंक के बीस्ट को मार सके। उस स्केयर्डबर्ड रैंक का बीस्ट उसे मारने के लिए उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर ही लिया था, लेकिन तभी अचानक से कहीं से बीच में एक खंजर आता है जो मक्खन की तरह उस स्केयर्डबर्ड रैंक के बीस्ट के हाथ को काट डालता है। हानशन गुस्से में कहता है, यांगली क्या तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बेकार है? वो यांगली से बात कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान अभी के लिए उस बीस्ट पर था। अगले कुछ ही पलों में वो उस बीस्ट को अधमरा कर देता है एंड युआन अपने दोस्त के साथ वहाँ पर आकर उस बीस्ट को मार डालता है। अभी के लिए यहाँ पर जो भी हुआ था वो यांगली को समझ नहीं आ रहा था। हानशन तो उसे मारना चाहता था ना, तो फिर आखिर वो यांगली को बचाने क्यों आया? कहीं उसने ही तो हानशन को गलत नहीं समझ लिया था? अभी के लिए उसके मन में यही ख्याल दौड़ रहे थे, लेकिन उसके पास अपने इन ख्यालों का, अपने इन सवालों का जवाब नहीं था। बीस्ट का शिकार करने के बाद वो लोग वहाँ से स्टील आर्मर बेस लौट आते हैं। अभी के लिए हानशन अपने ऑफिस में मौजूद था एंड न्यूज़ को देख रहा था। न्यूज़ देखने के बाद उसे पता चला था कि दूसरे ही राउंड में उसका मुकाबला सेंट्रल मिलिट्री स्कूल से होने वाला है एंड ये कोई अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि सेंट्रल मिलिट्री स्कूल बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर नॉक नॉक होती है। वो अंदर आने के लिए कहता है तो अंदर कमरे में
यांगली एंटर करती है, जिसके हाथों में चाय थी। हानशन कहता है कि तुमने अपने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया है। तो इस पर यांगली कहती है, मैं यहाँ पर आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मुझे आपके साथ बैड बिहेव नहीं करना चाहिए था। कैप्टन क्विंजुआन बिल्कुल सही थी। आप कैप्टन की पोस्ट के लिए मुझसे ज़्यादा लायक हैं। आपका माइंड मुझसे बहुत ज़्यादा स्टेबल है एंड आपकी एबिलिटी मुझसे कई गुना ज़्यादा अच्छी हैं। आप ही हमारी स्टील आर्मर बेस की स्पेशल टीम के कैप्टन बन सकते हैं। मैं अपनी पुरानी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इस पर हानशन मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छी बात यह है कि तुम्हें अपनी गलतियाँ समझ आ चुकी हैं। फ्यूचर में तुम्हें ऐसी गलतियाँ दोबारा से नहीं करनी चाहिए। ये सुनते ही यांगली कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कैप्टन, मैं ऐसी गलतियाँ दोबारा से कभी नहीं करूँगी। अभी के लिए वो हानशन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। वो समझ गई थी कि हानशन को उसने पास्ट में बिल्कुल गलत समझा था। वो एक काबिल इंसान होने के साथ साथ मन का भी साफ है एंड कभी भी अपनी पावर का गलत यूज़ नहीं करता है। इस वजह से वो अपने कृत्य पर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा भी थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसे अपनी गलती समझ आ गई थी। उस C2 भी जब इस न्यूज़ को सुनती हैं तो वो भी थोड़ी परेशान हो जाती हैं। उन्हें तो लगा था कि उनका सामना सेंट्रल मिलिट्री स्कूल से थोड़ा लेटली होगा, लेकिन उनका सामना तो दूसरे ही राउंड में हो गया था। ऐसे में अब उनके लिए अच्छी रैंकिंग हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। इधर हमें यैनरेन और हानशन को दिखाया जाता है जो कैफेटेरिया में लंच कर रहे थे। जब यैनरेन को पता चलता है कि हानशन का मुकाबला दूसरे ही राउंड में सेंट्रल मिलिट्री स्कूल से होने वाला है तो वो थोड़ी परेशान हो जाती है। वो हानशन को बताती है, आज से 1-2 साल पहले मेरा सामना ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल के जीवू से हुआ था। वो हैंड ऑफ गॉड का कंपटीशन था एंड उसमें जीवू ने उसे बुरी तरह से हरा दिया था। इस वजह से वो चाहती थी कि हानशन इस बार जीवू को बुरी तरह से हराए। अगर हानशन ऐसा कर लेता तो उसने वादा किया था कि वो हानशन को 4 दिन की इंटरप्लैनेट ट्रिप पर लेकर जाएगी। इस बात से हानशन भी काफ़ी ज़्यादा खुश था एंड अभी के लिए वो रिसर्च में लग गया था कि वो किस तरह जीवू को हरा सकता है। तभी उसके पास लिनफेंग और टेंगजेन का फ़ोन आता है। टेंगजेन कहता है, तुम्हारा सामना दूसरे ही राउंड में सेंट्रल मिलिट्री स्कूल से होने वाला है, तो तुम्हें अभी के लिए कैसा फील हो रहा है? क्या तुम नर्वस हो? तो इस पर हानशन सोचते हुए कहता है, मैं अभी के लिए जीवू को कुछ खास अच्छी तरह नहीं जानता हूँ एंड इसमें नर्वस होने की या डरने की क्या बात है। इस कंपटीशन में मुझे पूरा भरोसा है कि मैं ही जीतूंगा। अभी के लिए उसकी बात सुनकर टेंगजेन का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो हानशन को बताता है, तुम्हें जीवू को कम नहीं आंकना चाहिए। वो, मैं और लिनफेंग हम तीनों एक ही स्कूल में थे एंड उस स्कूल में कई बार उसका सामना लिनफेंग से हुआ था एंड हर एक कंपटीशन में उसने लिनफेंग को हराया था। ऐसे में तुम समझ सकते हो कि जीवू लिनफेंग से भी बेहतर है, तो तुम उसे कम नहीं आंक सकते हो। वो अभी के लिए एक इवॉल्वर बनने की कगार पर है। उसके सभी जीन पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। जहाँ तक मुझे लगता है वो अभी के लिए सिर्फ इस वजह से रुका है क्योंकि वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, वरना वो कब का इवॉल्वर बनकर मिलिट्री एकेडमी से बाहर चला गया होता। ये बात सुनकर हानशन भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। जहाँ लिनफेंग और टेंगजेन हानशन को जीवू के बारे में बता रहे थे, वहीं इधर जीवू भी हानशन पर रिसर्च कर रहा था। उसका साथी उससे पूछता है, आखिर तुम हानशन के बारे में क्या सोचते हो? तो इस पर जीवू थोड़ा सोचने के बाद कहता है, मेरे हिसाब से वो एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है, पर उसके टीममेट्स बहुत ही ज़्यादा वीक हैं। ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी के लिए जीवू से जो ये बात कर रहा था वो क्विंगचैंग था। क्विंगचैंग सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी का सेकंड बेस्ट स्टूडेंट था। पूरे एकेडमी में अगर जीवू को छोड़ दिया जाए तो उसे कोई भी टक्कर नहीं दे सकता था। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है एंड फाइनली कंपटीशन का दिन भी आ जाता है। अभी के लिए स्टेडियम के बाहर बहुत से लोग मौजूद थे। सभी लोग यहाँ पर होने वाले कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। आज उन्हें पहली बार एक कमाल का कंपटीशन देखने मिलने वाला था। कोच C2 के साथ हानशन की टीम भी वहाँ पर पहुँच जाती है
वो लोग स्टेडियम के अंदर एंट्री कर ही रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की हानशन के पास दौड़कर आती है एंड उससे कहती है, हानशन, मैंने तुम्हें सिल्वर किलर के एडवर्टाइजमेंट में देखा था, क्या तुम मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकते हो? ये कहकर वो लड़की हानशन की तरफ पेन और पेपर आगे कर देती है। इधर कैंग जब उस लड़की को देखता है तो तुरंत पहचान जाता है एंड शॉक के साथ कहता है, तुम तो मिंगमी हो। ये सुनकर वो लड़की बस हल्के से मुस्कुराती है एंड वहाँ से चली जाती है। इधर उसके वहाँ से जाने के बाद कैंग हानशन को बताता है, मिंगमी एक बहुत ही पावरफुल लड़की है, उसे तुम बिल्कुल भी कम नहीं आंक सकते हो। वो सेंट मिलिट्री स्कूल से बिलोंग करती है एंड उसकी पावर तुम इस बात से समझ सकते हो कि उसकी वजह से ही पिछले साल उनकी एकेडमी टॉप 4 में आई थी। ये सुनकर हानशन को भी मिंगमी की पावर अब फील होने लगती है, लेकिन उसके नज़र में मिंगमी कोई स्ट्रॉन्ग अपोनेंट नहीं थी। अपने साथियों के साथ वह अभी के लिए स्टेडियम के अंदर एंटर करता है। वह अभी के लिए ट्रेनिंग एरिया में आया था। वहाँ पर कुछ लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी कैंग की नज़र जीवू पर पड़ती है। हानशन भी उस डायरेक्शन में देखता है। वहाँ पर जीवू अभी के लिए ट्रेनिंग कर रहा था एंड उसके सभी शॉट्स बुलजाई पर लग रहे थे। इस वजह से अभी के लिए सभी लोग शॉक के शॉक रह गए थे। वो लोग जीवू को देख ही रहे थे, तभी पीछे से कहीं से एक एरो आता है। हानशन जल्दी से उस एरो को पकड़ लेता है एंड एरो शूट करने वाले बंदे को देखता है। ये एक बहुत ही एरोगेंट बंदा था जो अजीब तरह से हानशन को देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वो कहता है, बहुत से लोग ऑनलाइन तुम्हें और जीवू को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में तुम्हारा सामना हमसे होगा। हम मेंस मिलिट्री स्कूल वाले तुम लोगों को सेकेंड राउंड तक जाने ही नहीं देंगे। इस बंदे का नाम वेंडिंग था, जो मेंस मिलिट्री स्कूल का कैप्टन था। वह भी के लिए हानशन को चैलेंज कर रहा था। उसकी बात से कैंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था, लेकिन हानशन ने उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया था। वेंडिंग वहाँ से चला जाता है। हानशन और उसके साथी भी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनके पास जीवू आता है एंड कहता है, मैं तुमसे बैटलफील्ड में ही मिलने वाला था, लेकिन हमारी मुलाकात यहाँ पर हो गई। वेल, शायद तुम मुझे जानते ही होगे, तुम भी एक काफ़ी पावरफुल इंसान हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा सामना सेकेंड राउंड में ज़रूर होगा। ये कहकर जीवू वहाँ से चला जाता है, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर जो भी हुआ था उसने इंटरनेट पर बवाल मचा दिया था। सभी लोग समझ गए थे कि जीवू अभी के लिए हानशन को यानी ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल को फर्स्ट राउंड का विनर घोषित कर रहा है एंड ये कोई छोटी बात नहीं थी। इधर इंटर्न वैन भी अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। वो ये जानती थी कि हानशन ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर वो ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग की लीग में पार्टिसिपेट करता तो उसे पूरा भरोसा था कि हानशन ही जीतता, लेकिन उसने आर्चरी की लीग में पार्टिसिपेट किया था। इस वजह से अभी के लिए थोड़ी परेशान थी, लेकिन वो अपना दाव हानशन पर ही लगाने वाली थी। एंड अभी के लिए उसने हानशन और जीवू के मिलने का वीडियो भी देख लिया था। इस वजह से वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी। इधर अगले दिन आज ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल एंड मेंस मिलिट्री स्कूल का कंपटीशन था। वो सीटू काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो कहती हैं, ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल में तुम्हारे सीनियर भी थे जो तुमसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर थे, लेकिन उनमें जोश नहीं था। तुम में जोश है, इस वजह से मैंने तुम लोगों को चुना है एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आज पहला राउंड हम ही जीतेंगे एंड मेंस मिलिट्री एकेडमी को बुरी तरह से हरा देंगे। अभी के लिए ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल की टीम में हानशन, उसके 3 दोस्त और एक थर्ड ईयर का बंदा था। ये थर्ड ईयर का बंदा ही उनका कैप्टन था। वो कैप्टन भी जीतना चाहता था, क्योंकि पिछले 3 सालों में उसने लगातार ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल की हार देखी थी एंड अब वो दोबारा से ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल को हारते नहीं देखना चाहता था। फाइनली सभी लोग बैटल फील्ड पर आ जाते हैं। अभी के लिए इंटर्न वैन एक आदमी के साथ थी। ये आदमी एक एक्सपर्ट था एंड वो यहाँ पर इस मैच में अपनी राय देने वाला था। इंटर्न वैन उस आदमी से पूछती है, आपको क्या लगता है इस मैच को कौन जीतेगा? तो इस पर वो आदमी कहता है, इस मैच को जीतने के चांसेस 60-40 हैं। तो ये सुनकर इंटर्न वैन कहती है, क्या आप ये कहना चाहते हैं
कि ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इस पर वो आदमी अपना सिर नाम हिलाते हुए कहता है, नहीं, असल में मेंस मिलिट्री स्कूल के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उनका कैप्टन वेंडिंग एक काफ़ी पावरफुल इंसान है। उसके मॉम और डैड दोनों ही प्रोफेशनल आर्चर हैं, साथ ही साथ इवॉल्वर भी हैं। इस वजह से उसे बचपन से ही आर्चरी की ट्रेनिंग मिली है। ऐसे में हानशन जैसा न्यूकमर कभी भी उसे टक्कर नहीं दे सकता है। ये सुनकर अभी के लिए इंटरनेट पर बवाल मच गया था। किसी को भी इस एक्सपर्ट की बात एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। सभी को लग रहा था कि मोटू एक्सपर्ट बढ़ा चढ़ाकर मेंस मिलिट्री स्कूल की तारीफ कर रहा है। इधर ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल में अभी के लिए लीली और यानरेन भी इस इंटरव्यू को देख रही थी। लीली अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, लेकिन यानरेन शांत थी। वो कहती है, इस बार ज़रूर कोई चमत्कार होगा, लेकिन जो भी होगा वो इस मोटे आदमी के लिए अच्छा नहीं होगा। वो जानती थी हानशन कितना ज़्यादा पावरफुल है। ऐसे में वेंडिंग हानशन को कभी हरा ही नहीं सकता था। थोड़ी ही देर बाद ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल एंड मेंस मिलिट्री स्कूल, इन सभी के स्टूडेंट्स बैटलफील्ड पर आ जाते हैं। बैटलफील्ड का एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उसमें कई सारे पेड़ भी थे, जिनके सहारे सभी लोग छिपकर अपने अपोनेंट्स के हमले से बच सकते थे। अभी के लिए ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट ने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई थी, क्योंकि हानशन ने कहा था कि ये कंपटीशन हम ही जीतेंगे, एंड वो भी अपने जोश के साथ। लेकिन मेंस मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट्स ने स्ट्रेटेजी बनाई थी। वो सभी लोग अभी के लिए झाड़ियों में छुपे हुए थे, ताकि ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट्स उन्हें ना देख पाएं। ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट्स तेजी से अपने अपोनेंट्स की तलाश में जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। इधर जब वो एक्सपर्ट ये देखता है, तो वो ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल की बदनामी करते हुए कहता है, इन लोगों को इतनी भी समझ नहीं है कि उन्हें से डायरेक्टली बैटलफील्ड पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इस तरह वो अपने अपोनेंट्स को अपनी लोकेशन एक्सपोज कर देंगे। वहीं हानशन और उसकी टीम को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका ध्यान पूरी तरह से मैच पर था। इधर जब वेंडिंग मेंस मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि उनके अपोनेंट उनकी तरफ बड़े चले आ रहे हैं, तो ये देखकर वेंडिंग का एक टीममेट कहता है, क्या हमें उस पर हमला करना चाहिए? तो इस पर वेंडिंग उन्हें रोक देता है एंड उनसे कहता है, अभी के लिए वो सिर्फ तुम्हारी रेंज में है, वो हमारी कॉम्बैट रेंज में नहीं आया है। उसे पहले हमारी कॉम्बैट रेंज में आने दो। ये सोचकर वो और उसके टीममेट्स अभी के लिए हानशन और उसके टीममेट्स के रेंज में आने का इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन इस दौरान उन्होंने एक बात इग्नोर कर दी थी कि अगर हानशन और उसके टीममेट्स उनकी रेंज में आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो भी हानशन और उसके टीममेट्स की रेंज में आ जाएंगे। कुछ ही पलों में हानशन और उसकी टीममेट्स इनकी रेंज में आ जाते हैं। ये देखकर वो लोग हानशन और उसके टीममेट्स पर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अचानक से हानशन एक के बाद एक 5 एरोज लगातार शूट कर देता है। उसके एरो तेजी से अभी के लिए अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ ही पलों में मेंस मिलिट्री स्कूल के 2 स्टूडेंट्स मैच से बाहर हो जाते हैं। अभी के लिए उनके 3 स्टूडेंट बचे हुए थे। वेंडिंग को लग रहा था कि वो बहुत अच्छी जगह पर छिपा है, इस वजह से हानशन उसे नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि हानशन एक असैसिनेशन था। ऐसे में कोई भी उससे इजीली नहीं छिप सकता था। हानशन के वो 3 एरो अभी के लिए तेजी से अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ रहे थे, एंड इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो तीनों एरो एक के बाद एक वेंडिंग और उसके 2 टीममेट्स को जाकर लगते हैं। वो लोग हमला तक नहीं कर पाए थे, एंड हानशन अकेले नहीं, उनके सभी टीममेट्स को, यहाँ तक कि वेंडिंग को खुद को बाहर कर दिया था। बैटलफील्ड पर अभी के लिए जो हुआ था, उसने सभी को शॉक कर दिया था। उन्हें पता था कि हानशन काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल बंदा है, एंड वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। लेकिन किसी को भी नहीं लगा था कि वो इतनी आसानी से मेंस मिलिट्री स्कूल को मैच से बाहर कर देगा। पर अभी जो भी हुआ था, सभी ने अपनी आंखों से देखा था। ऐसे में कोई भी इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। इंटरनेट पर हानशन की तारीफ़ें शुरू हो गई थीं। इधर वो एक्सपर्ट, वो मोटू एक्सपर्ट, उसकी तो हालत बद से बदतर हो गई थी।
उसने जो अपनी राय दी थी वो पूरी तरह से गलत निकली थी एंड सभी लोग इंटरनेट पर अभी के लिए उसका मजाक उड़ा रहे थे। इंटरवैन अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वो जोश के साथ हानशेन और उसकी टीम के जीतने का ऐलान करती है। उन लोगों ने पहला राउंड जीत लिया था एंड अब दूसरे राउंड की बारी थी, लेकिन दूसरा राउंड आज नहीं कल होने वाला था। अभी के लिए सभी लोग दूसरे राउंड के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि सभी जानते थे कि दूसरे राउंड में ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल का सामना हानशेन का सामना सेंट्रल मिलिट्री स्कूल यानी कि जीवू से होने वाला है। ऐसे में इस मैच को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता था। अभी के लिए हानशेन और उसके सभी टीममेट्स एक कमरे में थे। उनके साथ कोच सीटू थी। वो खुशी के साथ कहती है, तुम लोगों ने पहले राउंड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सेकेंड राउंड में हमारा सामना ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल का सामना सेंट्रल मिलिट्री स्कूल से होगा। उस मैच में अगर हमने सेंट्रल मिलिट्री स्कूल के 2-3 अपोनेंट्स को भी बाहर कर दिया तो भी इसे बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मानी जाएगी। ये सुनकर हानशेन कोच सीटू को देखता है एंड कहता है, कोच सीटू, क्या आपको याद है आपने मुझसे क्या कहा था? आपने मुझसे कहा था कि हम इस मैच को जीतने वाले हैं। तो आखिर अब आप ये क्यों कह रही हैं कि अगर हम 2 या 3 अपोनेंट को भी बाहर कर देंगे तो भी वो अच्छी परफॉर्मेंस होगी? क्या आप ये मैच नहीं जीतना चाहती हैं? तो इस पर कोच सीटू कहती है, हाँ मैं ये मैच जीतना चाहती हूँ। ये सुनकर हानशेन उन्हें देखता है एंड कहता है, अगर आप ये मैच जीतना चाहती हैं तो प्लीज़ मुझे कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बताइए जिससे मैं सेंट्रल मिलिट्री स्कूल को सेकेंड राउंड में हरा सकूं। हानशेन की बात सुनकर कोच सीटू भी जोश में आ गई थी। उन्होंने पहले अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो सेंट्रल मिलिट्री स्कूल को हरा पाएंगी। लेकिन हानशेन की बातों ने अब उनमें जोश भर दिया था। सीन चेंज हो जाता है एंड हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आज के दिन सेंट्रल मिलिट्री स्कूल एंड ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल इन दोनों के बीच का कंपटीशन था। कोच सीटू मन ही मन कहती हैं, हम लोगों की स्ट्रेंथ सेंट्रल मिलिट्री स्कूल से बहुत ही कम है। साथ ही साथ सेंट्रल मिलिट्री स्कूल टीम कोऑर्डिनेशन में भी हमसे बेहतर है। ऐसे में इन चीज़ों से तो हम उन्हें नहीं हरा सकते हैं। हमें अब वो दाव खेलना ही होगा जिस बारे में हमने कल चर्चा की थी। हमारे पास वही एक स्ट्रैटेजी है जिसकी मदद से हम आज का मैच जीत सकते हैं। हमने अपना सब कुछ इस स्ट्रैटेजी पर दाव लगाया है। अगर ये स्ट्रैटेजी वर्क की तो हम जीत जाएंगे, वरना हम अपना सब कुछ खो देंगे। कुछ ही पलों में मैच शुरू हो जाता है। अभी के लिए बैटलफील्ड के दोनों अपोजिट साइड से दोनों टीम्स एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि उनके अपोनेंट्स अभी के लिए किस डायरेक्शन में हैं। आज की इस बैटल को देखने के लिए टैंग ज़ेन और लिन फेंग भी आए थे। टैंग ज़ेन पूछता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या हानशेन जीत पाएगा? तो इस पर लिन फेंग कहता है, स्ट्रेंथ के मामले में हानशेन बिल्कुल नहीं जीत सकता है, लेकिन हानशेन एक असैसिनेशन है। उसके पास कई सारी ऐसी स्किल्स हैं जिनका यूज़ कर कर वो अपने अपोनेंट्स को लात मारकर बाहर निकाल सकता है। लेकिन उसके टीममेट्स बहुत ही कमज़ोर हैं। ऐसे में अभी के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी वो दोनों देखते हैं कि हानशेन की टीम अभी के लिए सेंट्रल मिलिट्री स्कूल की टीम के पीछे जा रही है। वो लोग पीछे से उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अब हमें पता चलता है कोच सीटू ने हानशेन की टीम को ये बताया था कि वो डायरेक्टली किसी भी तरह इस बैटल को नहीं जीत सकते हैं। जब भी कोई मैच शुरू होता है तब मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे अपोनेंट ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लोगों को हायर प्लेस मतलब ऊंचाई वाली जगह पर भेजते हैं, ताकि उनके सारे के सारे टीममेट्स रिस्क में ना आए। लेकिन जब भी कोई स्ट्रॉन्ग अपोनेंट होता है तब सेंट्रल मिलिट्री स्कूल हमेशा एक साथ जाती है एंड एक साथ जाकर किसी ऊंची जगह को ऑक्यूपाई कर लेती है। ऐसे में अगर हम जंगलों में छुपकर नीचे से उन पर हमला करें तो हम बहुत ही इजीली उन्हें मैच से आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार ऊंचाई पर जाने के बाद उन लोगों के लिए छुपने के लिए वहाँ पर कोई जगह नहीं होगी। ऐसे में वो लोग हमारे एरोज को बहुत ही इजीली डॉज नहीं कर पाएंगे। अभी के लिए स्ट्रैटेजी के साथ वो लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि अगर
कोच सीटू ने जो कहा था उसका अपोजिट होता एंड सेंट्रल मिलिट्री स्कूल वाले सब इधर उधर बिखर जाते, तो ऐसे में ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल के लिए उन्हें हराना लगभग नामुमकिन हो जाता। अभी के लिए सेंट्रल मिलिट्री स्कूल ने स्टोन माउंटेन को ऑक्यूपाई कर लिया था, जो पूरे बैटलफील्ड की सबसे ऊंची जगह थी। पर वो लोग ये नहीं जानते थे कि हाइंशन की टीम वहीं नीचे छुपकर उन लोगों पर नजर रखे हैं। हाइंशन जल्दी से 3 एरो को शूट कर देता है। उसके तीनों एरो अभी के लिए तेजी से एक बंदे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन शॉकिंगली वो बंदा जीवू नहीं बल्कि क्वीन चैंग था। 3 एरोज को अपनी तरफ बढ़ता देख क्वीन चैंग जल्दी से खुद भी 3 एरो निकालता है एंड उन एरोज की तरफ शूट कर देता है। उसके वो तीनों एरो हाइंशन के एरो से जाकर टकराते हैं एंड हाइंशन के एरोज वहीं पर गिर जाते हैं। क्वीन चैंग को लगा था कि उसने हाइंशन के अटैक को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन तभी अचानक से पीछे से एक और एरो आता है एंड क्वीन चैंग कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो एरो सीधा जाकर क्वीन चैंग को लग जाता है। हाइंशन ने पहले 3 एरो शूट कर क्वीन चैंग को डिस्ट्रैक्ट किया था, जिसके बाद में उसने तुरंत एक और एरो शूट किया था। इस एरो के आगे 3 एरो होने की वजह से क्वीन चैंग इस एरो को देख नहीं पाया था एंड मैच से आउट हो गया था। क्वीन चैंग सेंट्रल मिलिट्री स्कूल का सेकंड मोस्ट पावरफुल टीममेट था। ऐसे में उसे हराना इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज दे चुका था। अभी के लिए जीवू भी समझ गया था कि उनके साथ क्या हो रहा है। इस वजह से वो सभी को माउंटेन टॉप से नीचे जाने के लिए कहता है। उसके सभी टीममेट तेजी से दौड़ते हुए नीचे जाने लगते हैं, लेकिन इस दौरान उन पर हाइंशन के टीममेट्स एक के बाद एक हमला करना शुरू कर देते हैं। अभी के लिए हाइंशन के टीममेट्स ने उनमें से लगभग 2 और अपोनेंट्स को बाहर कर दिया था। अभी के लिए ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल ने सेंट्रल मिलिट्री स्कूल के लगभग 3 टीममेट्स को बाहर कर दिया था। इस वजह से सभी लोग शॉक थे, लेकिन तभी अचानक से एक एरो सीधा आकर कैंग को लगता है एंड कैंग मैच से बाहर हो जाता है। ये एरो जीवू ने शूट किया था। उसने हाइंशन का एक टीममेट कम कर दिया था, लेकिन हाइंशन भी इस मौके का फ़ायदा उठाता है एंड जल्दी से जीवू के साथ जो आखिरी टीममेट बचा था उस पर एरो शूट कर देता है। जीवू अपने टीममेट को बचाने की भरसक कोशिश करता है, लेकिन हाइंशन ने एक साथ कई सारे एरो शूट किए थे। साथ ही साथ वो एरो अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे थे। इस वजह से जीवू सभी एरोज को नहीं रोक पाता है एंड उसका टीममेट मैच से बाहर हो जाता है। अभी के लिए मैच में सिर्फ जीवू बचा था। वहीं हाइंशन की साइड में अभी के लिए उसके साथ 4 टीममेट्स थे। तभी अचानक से जीवू एक अलग डायरेक्शन में घूमता है। वो जल्दी से 2 एरो निकालता है एंड उन्हें अलग अलग डायरेक्शन में शूट कर देता है। उसके एरो सीधा जाकर हाइंशन के टीममेट्स को लगते हैं। उसने हाइंशन के 2 टीममेट्स को मैच से बाहर कर दिया था। बैटलफील्ड पर अभी के लिए सिर्फ जीवू, हाइंशन और उसका टीममेट बचे थे। सेंट्रल मिलिट्री स्कूल के साइड में एक बंदा बचा था, वहीं ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल के साइड में 2 बंदे थे। ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल अभी के लिए एडवांटेज में थी, लेकिन दुख की बात यह थी कि जीवू के पास 16.0 रेटिंग का बो था। वहीं हाइंशन और जैंग इन दोनों के पास ही सिर्फ 11.0 रेटिंग का बो था। ऐसे में अभी के लिए ये दोनों डिसएडवांटेज में थे, क्योंकि ये लोग लॉन्ग रेंज तक शूट नहीं कर सकते थे। जीवू जल्दी से हाइंशन के टीममेट की तरफ एक एरो शूट करता है। हाइंशन अपने टीममेट को बचने के लिए कहता है, लेकिन जैंग वक्त पर नहीं बच पाता है। अभी के लिए 16.0 रेटिंग का बो होने की वजह से इस एरो की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। जैंग इसे डॉज नहीं कर पाता है एंड ये एरो सीधा जाकर जैंग को लगता है। हाइंशन ने जैंग को बचाने की भरसक कोशिश की थी, लेकिन जैंग बच नहीं पाया था एंड वो भी अब इस मैच से बाहर हो गया था। बैटलफील्ड पर अभी के लिए सिर्फ हाइंशन और जीवू बचे हुए थे। मैच वक्त के साथ और ज़्यादा एक्साइटेड होता जा रहा था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल एक के बाद एक सेंट्रल मिलिट्री स्कूल के 4 पार्टिसिपेंट्स को बाहर कर देगी, लेकिन उसने ऐसा कर दिखाया था। आज का ये मैच कोई भी जीते, लेकिन आज दोनों ने ही बहुत तगड़ा परफॉर्म किया था। ऐसे में ये मैच हिस्ट्री में यादगार रहने वाला था, सुनहरे अक्षरों से लिखा जाने वाला था। लिंटन वैन पे अभी के लिए लगातार हाइंशन और जीवू की तारीफ की जा रही थी। वो यहाँ पर हाइंशन की तारीफ करने आई थी,
लेकिन जीवू ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। इस वजह से उसकी परफॉर्मेंस को इग्नोर भी नहीं कर सकती थी। हानशेन और जीवू दोनों अभी के लिए बैटलफील्ड के अलग अलग डायरेक्शन पर थे एंड एक दूसरे को ढूंढते हुए एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे थे। जीवू एक माउंटेन पर था, वहीं हानशेन जंगलों में छिपा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद हानशेन जीवू पर हमला नहीं कर रहा था, क्योंकि जीवू उससे बहुत ज़्यादा दूर था एंड हानशेन के पास सिर्फ 11.0 रेटिंग का बो था। ऐसे में हानशेन का एरो किसी भी हालत में जीवू तक नहीं पहुंच सकता था। अगर उसे जीवू को शूट करना था तो उसके लिए उसे पहले जीवू के करीब जाना होगा। जो भी इस मैच को देख रहा था उसे ये मैच हद से ज़्यादा एक्साइटेड किए जा रहा था। मिंग मी को भी ये मैच अब काफ़ी ज़्यादा औसम लगने लगा था। ऐसे ही आधा घंटा बीत गया था। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को शूट नहीं कर पाया था। दोनों ही एक दूसरे की तलाश में लगातार बैटलफील्ड पर घूम रहे थे। ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल के सभी लोग अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता में थे। उनका कैप्टन हद से ज़्यादा परेशान था। ये देखकर जैंग उसे समझाता है कि कैप्टन आप चिंता मत कीजिए, अगर इस साल हम हार भी गए तो अगले साल हम अच्छा परफॉर्म करेंगे एंड अगले साल की लीग हम ही जीतेंगे। लेकिन उसका कैप्टन बताता है कि ये मेरा लास्ट ईयर है, अगले साल मैं चाहकर भी इस लीग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। वो अभी के लिए भगवान से प्रे कर रहा था कि आप जो भी चाहे वो कीमत ले लो, पर किसी भी तरह आज का यह मैच हमारी ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल ही जीत जाए। इधर जीवू की तलाश करते करते हानशेन अभी के लिए एक ऐसे एरिया में आ गया था जहाँ पर आसपास कहीं भी कोई छिपने की जगह नहीं थी एंड तभी अचानक से उसके सामने जीवू आ जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन दुख की बात यह है कि मैं अगले साल तुम्हारे साथ फाइट नहीं कर पाऊंगा। ऐसे में हमें हमारा ये मैच आज ही खत्म करना होगा। इस पर हानशेन भी मुस्कुराते हुए कहता है, अगले साल का इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है, हम ये मैच आज यहीं पर ख़त्म कर देंगे। जीवू हानशेन की तरफ एक एरो शूट करता है, हानशेन भी उसकी तरफ एरो शूट करता है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के एरो को इजीली डॉच कर देते हैं। हानशेन का एरो तो जीवू के पास पहुंच भी नहीं पाया था। हानशेन जीवू से 200 मीटर दूर था। ऐसे में वो चाहकर भी जीवू को शूट नहीं कर सकता था। उसे किसी भी कीमत पर जीवू के और करीब जाना था। इस वजह से उस पार्टिकल्स का यूज़ करता है एंड तेजी से जीवू की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इस दौरान जीवू उस पर कई सारे एरो शूट करता है, लेकिन हानशेन पार्टिकल्स का यूज़ कर कर उसके हर एक एरो को डॉच करता जाता है। अभी के लिए वो जीवू के काफ़ी करीब आ गया था। उन दोनों के बीच सिर्फ 100 मीटर का डिस्टेंस रह गया था। हानशेन को ऐसा पागलपन करता देख सभी लोग शॉक हो गए थे, लेकिन सभी ये भी जानते थे कि हानशेन के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन है भी नहीं। अगर वो जीवू से 50 मीटर से ज़्यादा दूर रहा तो वो जीवू को शूट नहीं कर पाएगा। अगर उसने शूट किया भी तो उसके एरो जीवू तक नहीं पहुंचेंगे। ऐसे में उसे किसी भी तरह जीवू के और करीब जाना था। लेकिन अगर वो जीवू के और ज़्यादा करीब जाता तो वो बहुत इजीली जीवू से शूट भी हो सकता था, क्योंकि 50 मीटर का अंतर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता था। सभी लोग अपनी सांसें रोके इस मैच को देख रहे थे। हानशेन और जीवू लगातार एक दूसरे पर एरो शूट किए जा रहे थे एंड एक के बाद एक अपने अपोनेंट्स के एरोस को डॉच किए जा रहे थे। उनकी फाइट वक्त के साथ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही थी। इस फाइट ने सभी का अटेंशन अपनी तरफ खींच रखा था, लेकिन अब हानशेन के पास सिर्फ 20 एरो बचे थे। अगर उसके एरो खत्म हो जाते तो हानशेन ऑटोमेटिकली ये मैच हार जाता। ऐसे में उसे सोच समझकर अब इन एरोस का यूज़ करना था। वक्त के साथ बैटलफील्ड पर हानशेन की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। जीवू के एरोस हानशेन तक बहुत ही ईजिली पहुंच पा रहे थे, लेकिन हानशेन के एरोस जीवू के पास तक नहीं पहुंच रहे थे। ऐसे में अब लगभग सभी ने हानशेन की जीतने की उम्मीद खो दी थी। यहाँ तक कि कोच को भी अब ऐसा नहीं लग रहा था कि हानशेन जीत पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक उम्मीद अभी भी बाकी थी। लिंटन वैन को लग रहा था कि अब ये मैच खत्म हो चुका है, लेकिन तभी अचानक से सभी देखते हैं
कि मैच में अभी के लिए ट्विस्ट आ चुका है। हानशेन और जीवू दोनों ने ही अपने एरो एक दूसरे की तरफ शूट कर दिए थे। हानशेन और जीवू के एरो आपस में टकरा जाते हैं, लेकिन टकराते वक्त हानशेन का एरो एक अजीब से एंगल में मुड़ता है एंड अचानक से ही वो जीवू के एरो को नीचे गिरा देता है। जीवू के एरो से टकराने की वजह से हानशेन के एरो को भी नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उल्टा हानशेन के एरो की स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई थी। ये देखकर जीवू जल्दी से अपने डिफेंस में आ जाता है। उसके पास बहुत ही कम टाइम था, वो जो कर सकता था वो करता है। वो जल्दी से एक एरो से अपना बचाव करने की कोशिश करता है। उसका एरो अभी के लिए हानशेन के एरो की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जैसे उसका एरो हानशेन के एरो से जाकर टकराता है, हानशेन का एरो एक अजीब सा ट्विस्ट लेता है एंड उसके एरो को नीचे ढकेलकर अचानक से अपनी स्पीड बढ़ाता है एंड सीधा जाकर उसे लग जाता है। अभी के लिए हानशेन का एरो से लग चुका था। इसका साफ साफ मतलब यही था कि वो मैच से आउट हो चुका है। अभी के लिए बैटलफील्ड पर जो भी हुआ था उसने सभी को सदमे में डाल दिया था। किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि मॉन्स्टर जो आज तक कभी हारा नहीं था वो आज हार चुका है, वो भी हानशेन जैसे एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से। सभी लोग अब हानशेन की पावर को समझ गए थे। सभी ने अब हानशेन को एम्परर कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि आज उसने मॉन्स्टर को हराया था। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।